नाइट आज रात 8 बजे सिर्फ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ और आपको हम बताने जा रहे हैं अब तक की जो बड़ी खबरें रही हैं, दिन की क्या कुछ खास रहा। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भारत और कुवैत के बीच कई अहम समझौते, रक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेल के क्षेत्र में सहयोग के लिए हुआ समझौता। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना कुवैत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के शीर्ष सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के प्रधानमंत्री के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। कुवैत के अमीर से की मुलाकात, संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, कम्युनिस्टों की सरकार ने 35 सालों में राज्य में विकास के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए पुलिस की कार्रवाई तेज। 175 संदिग्धों की पहचान की गई। और अंडर 19 महिला T20 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में भारत की शानदार जीत। बांग्लादेश को 41 रन से दी करारी शिकस्त। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के कुवैत दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के पीएम की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत और कुवैत में 2025 से 2029 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर भी सहमति बनी। खेलों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए दोनों देशों में 2025 से 2028 के लिए समझौता हुआ। एक और अहम सहमति के तहत कुवैत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के समकक्ष शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबहा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को लेकर विचार विमर्श किया। साथ ही प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान भारत कुवैत रिश्तों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अमीर शेख मिशल अल अहमद अल जाबिर अल सबहा से मुलाकात की। इस दौरान भारत और कुवैत ने द्विपक्षीय सहयोग में मजबूती की दिशा में बड़ा कदम उठाया। दोनों देशों ने भारत कुवैत संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। पीएम मोदी और कुवैत के अमीर ने भारत कुवैत संबंधों और सहयोग में विस्तार पर विचार विमर्श किया। बैठक में फार्मास्यूटिकल्स, IT, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की गई। पीएम ने कुवैत में भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए अमीर का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबहा खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबहा से भी मुलाकात की। क्राउन प्रिंस ने पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों ने अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के शीर्ष सम्मान से भी नवाजा गया है। कुवैत के अमीर ने पीएम को द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से सम्मानित किया। 1974 में स्थापित ये अवार्ड राष्ट्रीय प्रमुखों को मित्रता की निशानी के तौर पर प्रदान किया जाता है। अब तक दुनिया के चुनिंदा राष्ट्र प्रमुखों को ही इससे नवाजा गया है। ये सम्मान 1896 से 1915 तक कुवैत पर शासन करने वाले मुबारक अल सबहा को समर्पित है। ये अवार्ड कुवैत का नाइटहुड ऑर्डर है। पीएम ने इस अवार्ड के लिए कुवैत के अमीर का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने इस अवार्ड को सभी भारतीयों और भारत कुवैत की मजबूत दोस्ती को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है और इस दौरान पीएम का बयान पैलेस में औपचारिक स्वागत भी हुआ।
पैलेस पहुंचने पर कुवैत के प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबहा ने पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम को वहां गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम ने अपने कुवैती समकक्ष के साथ वार्ता में द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भर्ती अभियान रोजगार मेला में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार सुबह 10:30 बजे देश भर में एक साथ 45 जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी करेंगे। ये नियुक्तियां गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में की गई हैं। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। यह युवाओं को राष्ट्र निर्माण और आत्म सशक्तिकरण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी CBCI केंद्र परिसर में आयोजित होने वाले क्रिसमस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री कार्डिनल, बिशप और चर्च के प्रमुख लोगों सहित ईसाई समुदाय के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। ये पहली बार है जब देश के प्रधानमंत्री कैथोलिक चर्च के मुख्यालय में इस तरह के किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की स्थापना 1944 में हुई थी और ये संस्था पूरे भारत में सभी कैथोलिकों के साथ मिलकर काम करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत कभी भी दूसरों को अपनी पसंद पर वीटो करने की अनुमति नहीं दे सकता और वह अपने राष्ट्रीय हित और वैश्विक भलाई के लिए जो भी सही होगा उसे बिना डरे करेगा। विदेश मंत्री ने मुंबई में एक समारोह में वीडियो संदेश के जरिए अपने संबोधन में कहा कि जब भारत वैश्विक स्तर पर और गहराई से जुड़ता है तो उसके परिणाम गहरे होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भारत की समृद्ध विरासत से दुनिया को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब भारतीय अपने पर गर्व करें। विदेश मंत्री ने कहा कि वैश्वीकरण के इस युग में प्रौद्योगिकी और परंपरा को साथ में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत निश्चित रूप से प्रगति करेगा, लेकिन उसे अपनी भारतीयता को खोए बिना ऐसा करना होगा, तभी हम एक बहुध्रुवीय दुनिया में एक प्रमुख शक्ति बन सकते हैं। Inherent unity of our existence that has allowed diversity to flower in our land. This should never be misportrayed as a negotiation between parts that are actually so integral. Nor can our great nation be projected as an idea. On the contrary, it is a timeless reality and an enduring feature in a changing world. Independence should also never be confused for neutrality. We will do whatever is right in our national interest and for global good without being intimidated to conform. In the final analysis, Bharat can never permit others to have a veto on its choices. केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह राज्य की पूर्ववर्ती कम्युनिस्ट सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पिछले 35 वर्षों में कम्युनिस्टों की सरकार ने त्रिपुरा में केवल अपने कैडरों के लिए कार्य किया, राज्य के लोगों के विकास के लिए कुछ नहीं किया, जिसके कारण त्रिपुरा विकास की दौड़ में पिछड़ता चला गया। सरकार तो पूरी त्रिपुरा की थी, परंतु सरकार काम करती थी कम्युनिस्टों की कैडर के लिए। उनके लिए त्रिपुरा की जनता केवल अपनी कैडर तक सीमित थी। कैडर से आगे कभी इन्होंने सोचा ही नहीं और कैडर के जकड़ में ऐसे त्रिपुरा को 25-30 साल तक 35 साल तक जकड़ कर रखा कि अपना त्रिपुरा एक पिछड़ा हुआ राज्य बन गया। 98,000 पर कैपिटा इनकम थी, आज 1,77,000 पर कैपिटा इनकम।
इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के धलाई इलाके में ब्रू समुदाय के पुनर्वास बस्तियों का दौरा किया। अमित शाह ने ब्रू समुदाय के लोगों से बातचीत भी की, साथ ही स्थायी आवास मिलने के बाद उनके अनुभवों के बारे में भी जाना। अमित शाह ने ब्रू समुदाय के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। वहीं लोगों ने स्थायी आवास मिलने पर गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। त्रिपुरा के धलाई जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 668.39 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने सीपीआईएम और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 35 साल तक ब्रू रियांग समुदाय के लोगों की चिंता नहीं की। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद विकास को यहां भी गति मिली है। कम्युनिस्ट लाल भाई 35 साल तक यहां शासन किए। कांग्रेस पार्टी ने भी सबसे ज्यादा समय शासन किया, मगर ब्रू रियांग का दर्द नहीं दिखाई। जब त्रिपुरा में परिवर्तन हुआ, भाजपा सरकार बनी, विप्लव देव इसके मुख्यमंत्री बने और भाजपा की केंद्र में भी सरकार थी। एक एग्रीमेंट हुआ और 40,000 लोगों के बसने की व्यवस्था, इनकी रोजगारी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, शुद्ध पानी, शौचालय और महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव की व्यवस्था करने का काम हुआ। उत्तर प्रदेश के संभल में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच चंदौसी में शनिवार को राजस्व विभाग ने एक जमीन की खुदाई की तो उसके नीचे बावड़ी मिली है। संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मणगंज में बावड़ी वाले कुएं के नाम से प्रसिद्ध स्थान पर नगरपालिका परिषद की मदद से तहसील प्रशासन ने खुदाई कराई। इस दौरान प्रशासन को नीचे 4 कमरेनुमा स्थान मिले और अभी खुदाई आगे भी जारी है। संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि ये 400 वर्ग मीटर एरिया है। यह बावड़ी तालाब में दर्ज है। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि धीरे धीरे खुदाई कराई जा रही है जिससे इसके स्ट्रक्चर को नुकसान ना हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर है जिस पर अतिक्रमण हटवाया जाएगा। बताया जा रहा है कि लगभग 125 से 150 वर्ष पुराना है। 400 वर्ग मीटर जो एरिया है वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी। और इसका जो सेकंड और थर्ड जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है। और इसमें एक कूप भी है और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं। वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर एरिया ही इसका बैठ रहा है। शेष जो क्षेत्रफल है इसका कब्जे में है, जिस अतिक्रमण को मुक्ति की कार्रवाई जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके करेंगे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं पंजाब के मोहाली की, जहां बहुमंजिला इमारत के ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि मलबे में अभी भी कई लोग फंसे हैं जिन्हें बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन ने कहा है कि मलबे में फंसे एक व्यक्ति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रहेगा। वहीं घायलों को आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए भी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। संसद में धक्का मुक्की मामले में भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने सपा नेता जया बच्चन पर जमकर हमला बोला। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जया बच्चन कभी भी महिला पीड़ितों के साथ नहीं है, लेकिन नवाब यादव और राहुल गांधी जैसे लोगों का समर्थन करती हैं। समाजवादी पार्टी की नेत्री है जया बच्चन जी। जब जया अमिताभ बच्चन बोला जाता है पार्लियामेंट में तब वो भड़कती हैं। हालांकि उनका नाम इसी प्रकार से लिखा है, पर एक महिला सांसद पर जिस प्रकार से उन्होंने उनकी नैतिकता पर, और वो भी आदिवासी महिला सांसद पर सवाल उठाए, कहा कि वो एक्टिंग कर रही है, उनको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए एक्टिंग का, और सांसद की चोट जो है, सांसद की जो पट्टियाँ हैं वो सब फेक है। मुझे लगता है इससे उनकी मानसिकता झलकती है कि कभी भी वो महिला पीड़िता के साथ नहीं बल्कि जो अपराधी होते हैं, चाहे वो नवाब यादव हो या चाहे इस केस में राहुल गांधी हो, उन्हीं के साथ उनका समर्थन रहता है।
भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसी स्वराज ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। बांसी स्वराज ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को घेरते हुए कहा कि ये केवल चुनावी वादे करना जानती है, उन्हें पूरा करना नहीं जानती। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार की महिला सम्मान की बात केवल चुनावी जुमला साबित हुई है। ये जो वचन दे रहे हैं महिलाओं के खाते में 2100 रुपए देने की, आप सब जानते हैं, पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि पंजाब में भी 2021-22 में इन्होंने यही योजना, इस प्रकार की योजना की घोषणा पंजाब में करी थी। 1 रुपया पंजाब की बहनों के खाते में अभी तक नहीं आया है। मैं पूछना चाहती हूं माननीय केजरीवाल जी से कि क्या महिला सम्मान केवल आपके लिए एक चुनावी जुमला है? जब आपके घर पर मौजूद होने के समय पर ही आप ही के सचिव ने आप ही की पार्टी की महिला सांसद पर हाथ उठाया था, अभद्रता करी थी, तब महिला सम्मान की बात आप भूल गए थे क्या? साथ ही बांसी स्वराज ने दिल्ली सरकार पर आयुष्मान जैसी योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप सरकार दिल्ली के लोगों के हित के बारे में नहीं सोचती। चुनावी जुमले हैं और कुछ नहीं। मैं पूछना चाहती हूं कि जब 7 सांसद गए थे दिल्ली हाईकोर्ट और कचहरी का दरवाजा खटखटाया था ये कहकर कि भाई हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, आपने दिल्ली में आयुष्मान भारत क्यों नहीं लागू करी है, तब इन्होंने रिप्लाई तक नहीं फाइल करा। 13 जनवरी की डेट इसलिए लगी है क्योंकि 11 दिसंबर को केजरीवाल सरकार के वकीलों ने रिप्लाई हाईकोर्ट में फाइल नहीं किया। इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए इन्होंने एक झूठी घोषणा जरूर कर दी है। अरे पैसा कहां है केजरीवाल जी के पास? ये सब योजनाओं में पैसा वो देंगे कैसे? बांसी स्वराज ने आम आदमी पार्टी के वादों को खोखला बताया और कहा कि दिल्ली की जनता अब झूठे वादों के झांसे में नहीं आएगी और इस बार डबल इंजन की सरकार बनाएगी। अभी नवंबर 2024 में माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी ने केंद्र सरकार से 10,500 करोड़ रुपया मांगा है, तो जेब में तो अठिन्नी नहीं है, लेकिन हाँ, चुनाव को देखकर खोखले वादे आप करते रहे, चुनावी चालें आप चलते रहे। दिल्ली की जनता जानती है कि आप 1 दशक से यहां पर केवल सत्ता का सुख भोग रहे हैं, जिम्मेदारी ओट नहीं रहे, दायित्व नहीं ओट रहे हैं। और इसीलिए अब दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहिए। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, जिसमें बाहरी जिले में रहने वाले 175 व्यक्तियों को संदिग्ध पाया गया है। उनसे गहन पूछताछ और दस्तावेजों की भी जांच की गई। बाहरी जिला पुलिस ने बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे व्यक्तियों की पहचान, हिरासत और प्रत्यावर्तन के लिए विशेष इकाइयों की समर्पित टीमों का गठन किया था, जिसमें जिला विदेशी सेल के अधिकारी भी शामिल थे, जो पूरे जिले में अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों का पता लगाने के लिए सूचना एकत्र कर रहे हैं। ये अभियान अप्रवासन कानून के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करते के लिए बाहरी जिला पुलिस की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस को देश विरोधी पार्टी बताते हुए कहा कि कांग्रेस पिछले 7 दशकों से संविधान विरोधी रही है। उन्होंने कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खरगे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर राष्ट्र विरोधी बयान देने और सनातन को अपशब्द कहने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी का पिछले 7 दशकों का इतिहास रहा है। जो व्यक्ति देश विरोधी, भारत के इंस्टीट्यूशंस विरोधी, संविधान विरोधी बातें करे, उसे महामंडित किया जाता। और कांग्रेस में आजकल होड़ लगी है, फैशन बन गया है मोदी जी को, अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रवाद को, सनातन को गालियां देना। 100 से ज्यादा गालियां अपशब्द प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कह चुके हैं। आप जितना बोल रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, जनता का प्यार और बढ़ रहा है।
पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में दिल्ली के 360 गांव के प्रधानों और ग्रामीणों ने मंगोलपुरा कला गांव में हुई महापंचायत में भाग लिया। इस दौरान सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि जो पार्टी दिल्ली के देहात इलाकों के मुद्दों को उठाएगी उसे आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में 360 गाँवों की जनता अपना मत देगी। चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के गांव में लोगों को मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जीडीए नीति की अगर बात करें 2041 मास्टर प्लान की अधिसूचना, संशोधित भूमि पुलिंग नीति और गांवों को स्मार्ट गांव के रूप में विकसित करने जैसे मुद्दों के साथ ये महापंचायत आयोजित की गई थी। लोगों ने फैसला किया था कि हम आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे, लेकिन आज पूरे दिल्ली के 360 गांव और 36 बिरादरी के लोगों को यहाँ इकट्ठा हुआ और सबने निर्णय लिया कि सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही, तो अब की बार हम सरकारों को ही बदलने का काम करेंगे। और यहाँ से ये निर्णय हुआ कि जो दिल्ली देहात के गांव की बात करेगा, जो दिल्ली के 360 गांव की बात करेगा, वही दिल्ली पे राज करेगा। और जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, जो गांव देहात की बात करेगा, दिल्ली के 360 गांव और 36 बिरादरी के लोग एकजुट होकर उसका समर्थन करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सीएसई 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक दावों का विज्ञापन करने के लिए प्राइवेट कोचिंग संस्थान शुभ्रा रंजन आईएएस स्टडी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। शुभ्रा रंजन आईएएस स्टडी ने अपने विज्ञापनों में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के सफल उम्मीदवारों की तस्वीरों और नामों को प्रमुखता से दर्शाया है, जबकि ऐसे उम्मीदवारों द्वारा चुने गए विशिष्ट पाठ्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। संस्थान ने अपने विज्ञापनों और लेटर हेड में शुभ्रा रंजन आईएएस और शुभ्रा रंजन आईएएस के छात्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिससे ये भ्रामक धारणा बनती है कि शुभ्रा रंजन एक आईएएस अधिकारी हैं। साथ ही सीसीपीए ने शुभ्रा रंजन आईएएस स्टडी के खिलाफ तत्काल प्रभाव से भ्रामक विज्ञापन को बंद करने का भी आदेश जारी किया है। कोलकाता हवाई अड्डे से पहली उड़ान के 100 साल पूरे हुए हैं। ऐसे में इस खास मौके पर आयोजित समारोह में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि विमान यात्रियों की यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही उड़ान यात्री कैफ़े की शुरुआत की जाएगी। उड़ान यात्री कैफ़े के अंतर्गत जल्द ही एयरपोर्ट पर आपको कम कीमतों पर पानी, कॉफ़ी समेत स्नैक्स भी मिल जाएंगे। केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियंत्रण में आने वाले सभी एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफ़े शुरू करने का फैसला किया है। उपभोक्ता मामला विभाग, अब आपको सीधे लिए चलते हैं हम, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कुवैत के 2 दिवसीय दौरे पर थे और अब वो 2 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सफल कुवैत दौरे से स्वदेश के लिए रवाना हुए हैं। अपने 2 दिवसीय कुवैत दौरे से आपको बता दें स्वदेश के लिए आप देख सकते हैं रवाना होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काफ़ी सफल दौरा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुवैत का 43 वर्षों के बाद पहले भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने कुवैत का दौरा किया और अब वहाँ से रवाना हो चुके हैं स्वदेश के लिए। और ये वो तस्वीरें जब स्वदेश वापसी से पहले किस तरीके से एक सफल दौरा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये ना सिर्फ इस दौरान उन्होंने
अपने समकक्ष से मुलाकात की। इसके साथ ही कुवैत के अमीर और साथ ही क्राउन प्रिंस से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। साथ ही कई अहम समझौते भी इस दौरान हुए हैं। इसका आदान प्रदान हुआ। ना सिर्फ रक्षा क्षेत्र की बात की जाए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर किस तरीके का जो कार्यक्रम है वो संचालित किए जाएंगे आने वाले समय में, आने वाले सालों में, और साथ ही खेलों के क्षेत्र में भी सहयोग पर सहमति बनी और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य भी बना कुवैत। कई लिहाज से प्रधानमंत्री का ये दौरा सफल रहा और फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुवैत से स्वदेश के लिए रवाना होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दो दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुवैत का, और कई मायनों में खास रहा प्रधानमंत्री का ये दौरा। इस दौरान हमने देखा किस तरीके से अगर बात की जाए कुवैत में रह रहे जो प्रवासी भारतीय हैं उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ संवाद किया, जो श्रमिक हैं उनसे बातचीत की थी, और उसके साथ साथ कुवैत के अपने समकक्ष यानी जो प्रधानमंत्री हैं कुवैत के उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। साथ ही कुवैत के जो अमीर हैं और क्राउन प्रिंस उनके साथ भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और फिलहाल कुवैत से रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए। तो प्रधानमंत्री का कुवैत का ये दौरा 2 दिवसीय दौरा था और आज इस दौरे का दूसरा और अंतिम दिन, जिसके बाद एक सफल यात्रा के बाद अब प्रधानमंत्री स्वदेश के लिए कुवैत से रवाना हो चुके हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार अलग अलग जो बैठकें हैं इस दौरे के दौरान हमें देखने को मिली थी, द्विपक्षीय वार्ता देखने को मिली और किस तरीके से भारत और कुवैत के बीच जो संबंध हैं उनको रणनीतिक स्तर पर अगर देखा जाए और मजबूती जाहिर तौर पर इसके बाद से मिलती हुई नज़र आएगी। और साथ ही साथ हमने देखा था प्रधानमंत्री ने यहाँ पर अगर जो उनके समकक्ष हैं उनको आमंत्रित भी किया था भारत की यात्रा के लिए। साथ ही जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें किस तरीके से निवेश को हम बढ़ा सकते हैं, अगर बात की जाए ऊर्जा क्षेत्र की, फार्मास्यूटिकल्स की, कृषि क्षेत्र की, ये वो तमाम क्षेत्र जहाँ पे अपार संभावनाएं हैं। और साथ ही साथ कुवैत के साथ हमने देखा कि जो जिन खास समझौतों की अगर ख़ास तौर से बात की जाए, जो MOU साइन हुए हैं दोनों देशों के बीच, उसमें रक्षा क्षेत्र की अगर बात करें, फिर चाहे दोनों ही देशों के सेनाओं के संयुक्त अभ्यास की बात की जाए या जो सैन्य उपकरण हैं उनको लेकर बात की जाए, काफ़ी अहम समझौते इस यात्रा के दौरान हुए हैं। प्रधानमंत्री की ये 2 दिवसीय यात्रा थी, जिसके बाद अब वो कुवैत से स्वदेश के लिए, भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। तो तस्वीरें देख रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि कुवैत से स्वदेश के लिए फिलहाल रवाना हो चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।